जो डिस्कस किया था, इनिशियल पॉइंट डिस्कस किया था, बट फ्रॉम टुडे ओनली यू राइट द हेडिंग दैट प्रॉपर्टीज या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की विशेषता। देखो, अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए जो एग्जाम के प्रति आता है, देखो जब हम लोग कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं या हम लोग थोड़ा हार्ड एग्जाम देते हैं, जैसे कि मान यूपीएससी का हुआ या किसी भी स्टेट पीसीएस का हुआ, तो इसके भीतर बहुत खोद खोद के पूछा जाता है। बट सिंस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, तो इसमें ज्यादा खुदाई नहीं होती है, ये हम लोग को ऊपर से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी भीतर नहीं जाएंगे अनलेस इट विल टेक मोर डेज। नाउ सी, जो हमारे संविधान है, क्या हमारा संविधान किसके लिए बना है? इंडिया के लिए बना है। इंडिया को उस वक्त यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक पूरा का पूरा राज्य कहा जा रहा है। जब हम लोग डिफरेंट में डिवाइड कर देंगे तो हम कह देंगे कि हम लोग राज्य अब डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, जब व्हेनेवर आई विल से इट राज्य या पूरा का पूरा स्टेट, देन यू कंसीडर एंटायर इंडिया। इसकी मेन पॉइंट्स क्या होती हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, ये है लोकतंत्र। यानी कि क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब हमने कल ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट, इसमें क्या है? स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तीसरे नंबर पर है ये क्या? समान, यानी कि इक्वलिटी, क्लियर है। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर हम कहेंगे यहाँ पे भातृत्व, यानी कि यहाँ पर क्या है? हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव, ठीक है। पांचवें नंबर पर क्या है? संप्रभुता, यानी कि सॉवरेनिटी, ठीक है। 6 नंबर पर क्या है? समाजवादी, यानी कि सोशल है, ठीक है। 7वें नंबर पर हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या है? हमारे मेन लक्ष्य है, हमारा मेन उद्देश्य है, जो कि हमारे संविधान में। क्लियर है ना इतना? इसमें तो किसी को डिस्कस नहीं। अब देखो नेक्स्ट, whenever I am saying that we have one thing more, क्या है? citizenship। जस्ट अ मिनट बेटा, क्या में ऐसा है कि एक देश का नागरिक है और उसे, जैसे मानो कि वो भारत का नागरिक है, तो क्या वो भारत के किसी एक प्रांत का नागरिक है? नो, ये पूरे के पूरे भारत का नागरिक है, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेट। इंडिया का अगर वो नागरिक है तो इसका मतलब वो इंटायर कंट्री का नागरिक है, इंटायर देश का नागरिक है, पूरे के पूरे भारत का नागरिक, इंटायर कंट्री का है, ठीक है। इंटायर कंट्री का क्या है? सिटीजन, ठीक है। वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग वाला नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, एक पॉइंट आता है तुम लोग से पूछा जा सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हार्ड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। हार्ड भी है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। अब कोई चीज लचीला है, इसका मतलब क्या है? तो मुझे बताए। देखो,
जब हम किसी चीज के हार्ट के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब वो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जब हम फ्लेक्सिबल की बात करते हैं, इसका मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो दोनों को ही आप बोलोगे कि रिप्रेजेंट करता है। फ्लेक्सिबल कैसे? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कठोर इसलिए कि इजीली यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स आगे पढ़ने को मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफी हार्ड है, ठीक है। जैसे कि आप जब इस राष्ट्रपति का चुनाव देखोगे, या आप ऐसे बहुत सारे नियम भी देखोगे, जैसे जब इमरजेंसी लग जाती है, वैसे टाइप के सिचुएशन देखोगे तब आपको ये पता चलेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, अब जब मैंने ये कहा पंथ निरपेक्ष, पंथ सेकुलर कंट्री है, ये तो समझ में आ गया कैसे सेकुलर कंट्री है। पंथ में मतलब सभी धर्मों को हम समान रूप से उसके सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझते हैं। चाहे कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को माने, अपने पर्सनल पद्धति को माने, अपने कोई भी व्यवस्था प्रणाली को माने, वो स्वतंत्र है, इसलिए फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि हम लोग सेंटर सेंटर है, सेंटर है यानी कि किसके? यूनियन सेंटर, यूनियन सेंटर है, या आप ये कर सकते हो केंद्र मुक्त संविधान, केंद्र मुक्त संविधान। देखो थोड़ा थोड़ा तो आप सबने क्लास 10 तक तो पढ़ा ही है डेफिनेट, तो आप न्यूज भी सुनते हो, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है केंद्रोन्मुख या यूनियन सेंटर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दी है? केंद्र को, सेंटर को दी है, यानी कि आपकी यूनियन को दी है, ठीक है। और स्टेट्स को कम पावर दी है, ये कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो ऐसे आर्टिकल्स को ये कहते हैं कि भैया जब आप लोग रिजर्वेशन वाला भी पढ़ोगे या कुछ बहुत सारी चीजें, रिजर्वेशन नहीं, राज्यसभा लोकसभा, तो सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद समाजवादी राज है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग सोशल हैं, ठीक है। सोशल है यानी कि हम लोग जो भारत के जितने भी सिटीजन हैं, फाइनेंशियल, जुडिशियल, उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और उनको अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज सब चीजों में इक्वलिटी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सोशल अगर मैंने कहा है, आई एम सेइंग दैट दे आर अ सोशलिस्ट कंट्री, स्टेट, ठीक है, यानी कि समाजवादी, समाजवादी राज्य। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी सिटीजन हैं या जितने भी नागरिक हैं, उनको उनके फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, उनको उनके न्याय यानी जुडिशियल, उनको उनके प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि उनके इमेज, जो सब चीज़ों को उनके जो एक इमेज है, सोशल लाइफ है, उसको नहीं सम्मान देंगे। प्लस उनको समान अपॉर्चुनिटीज देंगे या अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटीज या समान अवसर प्रदान करने में क्या करेंगे? इन सब चीजों में इक्वलिटी देंगे, इक्वलिटी। जितने भी इंडिया के ऑल सिटीजन है सबको ये चीज प्रोवाइड होगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड, उनको कोई भी कोई तरह का शोषण नहीं होगा, शोषण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन या शोषण नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज का, जैसे कि सोशल या फाइनेंशियल होता है, आर्थिक या, आर्थिक या क्या, सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से उनका किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, पॉइंट क्या है? अल्पसंख्यक,
माइनॉरिटीज। ठीक है, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज मतलब कुल जनसंख्या में इनकी जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। ठीक है, और बहुत ही कम होने के कारण इनको क्या कहा गया है कि ये लोग क्या है, माइनॉर है, माइनॉरिटीज पॉपुलेशन में आते हैं, इनका जनसंख्या बहुत कम है, दे आर वेरी लेस इन पॉपुलेशन। तो संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो समुदाय हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनको अलग रूप से क्या किया गया है, तो उनकी सुरक्षा प्रदान की गई है या उनको सिक्योरिटी दी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज को, कम्युनिटीज देखो ज्यादा सही रहेगा, कम्युनिटीज को स्पेशल सिक्योरिटी दी है, स्पेशल सिक्योरिटी। क्लियर है, मतलब हमारे संविधान में ऐसे लोगों को अलग करके विशिष्ट सुरक्षा प्रदान, ऐसे समुदायों को विशिष्ट सुरक्षा, विशिष्ट सुरक्षा प्रदान। क्लियर है, इनको अलग सुविधा। अब कैसे, देखो एक्चुअल में क्या है कि एक आर्टिकल है, हम लोग तो पढ़ेंगे ही आर्टिकल सारे, बट अभी देखो एक आर्टिकल है 29, अनुच्छेद 20। ठीक है, एक अनुच्छेद 29 है जिसमें इन माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों की लैंग्वेज, भाषा, लिपि या उनके कल्चर या संस्कृति बोलो, बनाए रखने और उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, इनको बनाए रखना और इनके लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का क्या किया गया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ना? कौन सा अच्छा, ये एकेडमिक वाला आर्टिकल 30 करेगा और ये उनकी भाषा लिपि वाला आर्टिकल 29 करेगा। क्लियर है? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मानो कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन से आर्टिकल में माइनॉरिटीज की बात की गई है, माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों की बात की गई, तो तुम लोग क्या बोलोगे, आर्टिकल 29 एंड अनुच्छेद 30। क्लियर है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये क्लियर है ना? क्लियर है। अब नेक्स्ट है, प्लीज 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 न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ लो, कुछ भी। ठीक है, न्यूज तो आजकल तुम लोग को मोबाइल में ही मिल जाएंगे, चला के रख दो बस, वो अपना गीत गाता रहेगा, तुम लोग के कान खड़े होने चाहिए, अपना काम करते रहो। समझ में आ रहा है? ये कान में वर्ड्स जाने जरूरी है, डेली टाइम टेबल बना लो, डेली तुम्हें ये सुनना ही है। तुम लोग के पास सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इसलिए तुम लोग को सिर्फ सुनने से ही काम चल जाएगा, तुम लोग को उसमें कोई आर्टिकल बना के लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रक्रिया, तो पहला वर्ड मैं ये कहूंगी कि ये क्या है, एक संघात्मक है, संघात्मक यानी कि फेडरलिस्ट, इट इज अ फेडरलिस्ट। क्लियर। और दूसरा मैं कहूंगी कि यहाँ पर एकात्मक है, यानी कि यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है। आप बताओ। ठीक है, संभाग अब जो आपके विद्वान हैं या आपके जो जो महान साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जब हम संघात्मक की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये टोटल इंडिया जो कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री का फर्दर डिवाइजन कैसे होता है, उनके स्टेट्स में होता है, राज्यों में होता है। ठीक है, उनके राज्यों में होता है। तो
संघात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी पावर्स हैं, ठीक है, पावर्स या शक्तियां जो है वो क्या की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं। कौन कौन से टॉपिक का जो कौन कौन सी शक्तियां हैं ये इंडिया और स्टेट्स में डिवाइड की गई है प्रॉपरली। इसलिए हमारे पास लिस्ट है, कौन सी है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट यानी कि संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आई थिंक शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, चैनल में जाओ सर्च करो, आई थिंक प्लेलिस्ट में पॉलिटी में बना के रखा है, ठीक है। तो बीच बीच में ये सब देखा करो। तो जब हम किसी चीज को संघात्मक के बारे में बोलते हैं तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से, जिसमें कि कंफ्यूजन ना हो। एक और सूची होती है जिसे संवर्धित सूची कहते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट हम लोग ने क्या कहा कि पावर्स का, जो शक्तियों का जो डिवीजन है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, अपना संघात्मक है। जब पावर्स का, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र है अपने अपने चीजों को प्रयोग करने के लिए। मतलब प्रत्येक प्रांत, जो आपका जो स्टेट्स है, राज्य है, वो अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। लेकिन यही अगर मैंने कहा कि एकात्मक यानी कि यूनिटरी, इसका मतलब क्या है, झगड़ा, इन दोनों को लेकर ही झगड़ा है। समझ में आ रहा है। एकात्मक का मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम पावर्स है, मैक्सिमम शक्तियां हैं, जो इम्पोर्टेंट शक्तियां हैं, इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, वो सब ने किसने ले रखा है, संघ ने, यूनियन ने ले रखा है, सेंटर ने ले रखा है, ठीक है, क्लियर है। बस लल्लू चप्पू जो है ये आपके राज्य को दे रखा है, क्लियर। तो यहीं पे झगड़ा है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम है, इसलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ पर एकात्मक है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब एक आप देखो, जब भी हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम लोग स्पेशल स्पेशल केसेस को पढ़ते हैं साथ साथ में, क्योंकि उस स्पेशल केसेस में डिसीजंस दिए जाते हैं, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजंस देता है तो उनके डिसीजंस के बाद उसको भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसके बाद संशोधन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम कोई व्यवस्था करें इस इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को देखेंगे, तो मैंने क्लास में ही कहा था राष्ट्रपति के नाम पे होता है, बट ये सारी, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है आपकी व्यवस्थापिका और एक होती है आपकी न्यायपालिका। ये तीनों आपके सरकार के अंग हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या कि आपके लेजिस्लेटिव, और इसका मतलब हुआ जुडिशियल, क्लियर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? कार्यपालिका पहले तो क्या है, ये कानून बनाएगी, लॉज बनाएगी, लॉज को फॉर्म करेगी। ये क्या करे, जो लॉज बनाया अब उसको जनता पर ले जाओ, कार्य करवाओ, तो कौन एग्जीक्यूट करेगा, आपका ये एग्जीक्यूट करेगा जनता के ऊपर। अब ये दोनों सही से काम कर रहे हैं, इसने सही से एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, या ये जो लॉ बनाया है सही तरीके से बनाया है कि नहीं, और इधर उधर के कोई गैर कानूनी कार्य तो नहीं हो रहे, किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है, सब कुछ हमारे संविधान में जो लिखा है, जो बनाया गया है उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ये सारी चीजों पर जो आंख मुंह गाड़ के बैठेगा वो कौन होगा, न्यायपालिका या जुडिशरी सिस्टम। इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है ताक झाक करते हुए, ठीक है, कि सब कोई अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। इसीलिए जब भी हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे तो हम लोग कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे पास स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस आते हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसी में जब मैंने ये आपका संघात्मक, एकात्मक कहा ना, फेडरलिज्म
और ये आपका यूनिटरी सिस्टम कहा। तो उसी में एक केस आता है SR बोमई, SR बोमई, SR, ठीक है, वर्सेस ये आप बनाम देखोगे भारत संघ, भारत संघ या इन, ठीक है, बनाम, ये केस आता है। कब का है ये केस? 1994 का है। क्लियर है? जिसमें आपका जो ये कुछ बोल रहे हैं कि भाई ये तो संज्ञात्मक है, कुछ बोल रहे हैं ये एकात्मक है, ठीक है, दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो उस झगड़े का सॉल्यूशन कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है वो क्या है? परिसंघात्मक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? परिसंघात्मक, क्या है? परिसंघात्मक। क्लियर है? ना तुम्हारा मेरा, ठीक है, यानी कि कौन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। इतना क्लियर है? अब देखो ये प्रारूप समिति के मेंबर कौन थे? आपके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बोला जाता है कि उनकी ये कानूनी लैंग्वेज थी जो काफी ज्यादा कठिन थी, हार्ड थी। तो इस पर जो भीमराव अंबेडकर है उनका एक कहना है। क्या कहना है? भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें बहुत सारे को शामिल किया गया है, बट जो केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसमें कि जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनकी शक्तियां समाप्त हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो क्या है? परिसंघात्मक है। क्या है? परिसंघात्मक है। ये किसका कहना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारे उपबंधों को समावेश किया गया, उसमें बहुत सारे पार्ट्स को शामिल किया गया है। बट देन ऑल्सो इसमें क्या है कि जो शक्तियां आपके सेंटर को दी गई हैं उन सत्यों के रेस्पेक्ट में जो स्टेट की शक्तियां खत्म हो जाती है। देन ऑल्सो इट इज अवर कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कुछ लोग हैं उनका क्या क्या बोला गया है वो थोड़ा ध्यान में रखना। हो सकता है कि कभी आ जाए तो उसमें तो कहते हैं कि ये वचन किसके थे, ठीक है। तो वचनों को क्या है कि एक दो बार गोल गोल करके पन्ने घुमा लिया, ठीक है, क्या है कि सही रहेगा, दिमाग में रहेगा, नहीं तो अलग से फिर याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखो भारत का जो ये संविधान है के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें, इसमें एक है साइंस आपके साइकोलॉजी स्कूल, आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है? वो ऐसा एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र को सशक्त प्रवृत्ति दिया गया है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसा यूनियन, सच अ यूनियन जिसमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। सेंटर को क्या बनाया गया? स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। कहा आइवर जेनिंग्स। क्लियर है? इसके बाद एक प्रोफेसर है केसी बियर जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है? क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय समिति। कौन है? प्रोफेसर के बियर, ठीक है, के सी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है। क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय,
under the clear quasi federal constitution clear समझ में आ गया ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं देखो अपना अपना वक्तव्य देंगे उसमें कर नहीं सकते बट इट्स ओके इट्स ऑन यू दैट व्हाट यू विल गेट जो किसी एक को तो सुप्रीम पावर बनाना ही रहता है लोग अपने अपने में ही सारी चीजों का मिस यूज करने लगते हैं कि जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा क्लियर ये समझ में आ गया ना अब देखो हमारे संविधान में बहुत प्रकार की शक्तियों का इधर बांटा गया है तो अगर कोई कहे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस दैट यू कैन से अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो तुम लोग क्या कहोगे इसे कौन सी चीजें आपको बोलती है कि संघात्मक है जो बोलते एकात्मक तो अब आप अपने दिमाग में इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो मीनिंग जान लो फिर मीनिंग जानने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट अब देखो मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान है इसमें 60 देशों का अवलोकन किया गया था 60 देशों को रीड किया गया था और तो कई देशों से कई चीजें ली गई ठीक है तो हम क्या कहेंगे जो संविधान के प्रावधान है संविधान के जो प्रावधान है उसके सोर्सेस क्या है उसके सोर्सेस कहाँ से कौन से देश से क्या सोर्स लिया गया है ये काफी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस ठीक है आगे बढ़ते हैं क्लियर है तो हम लोगों ने किससे क्या क्या लिया एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ देखो हम लोगों ने क्या लिया हमारा जो संविधान है उसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि 60 देशों से हम लोगों ने उसको सोर्सेस अवलोकन किया और बहुत सारी चीजों के बहुत सारे प्रावधान को अपने संविधान में सम्मिलित किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया में सोर्सेस क्या है कौन सी चीजें जो हमारे में है तो उसके सोर्सेस कहाँ है स्रोत कौन से जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कैसे करते हैं वो सीखे हैं मतलब लॉज के द्वारा कैसे हम लोग किसी भी प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हैं जर्मनी से क्या लिया आपातकालीन उपबंध मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी उपबंध चलाए जाते जितने भी लॉज चलाए जाते जितने भी अनुच्छेद हम लोग बनाए हैं वो कहाँ से क्या है जर्मनी से रशिया से क्या लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज ली है फ्रांस से क्या लिया है गणतंत्र या रिपब्लिकन सिस्टम स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का प्रिंसिपल या सिद्धांत यानी कि जो रिपब्लिकन सिस्टम कैसे है और प्लस हम इंडिपेंडेंसी इक्वलिटी और कोऑपरेटिव जो प्रिंसिपल है हमारे संविधान में उसका सोर्स कहाँ से है और फिर आयरलैंड से क्या लिया है आयरलैंड से हम लोग राज्य के नीति निधि हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये ठीक है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट क्लियर है इतना आगे बढ़ते हैं अब एक इम्पोर्टेंट आएगा क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली हैं जैसे कि समवर्ती सूची अभी मैंने समवर्ती सूची का नाम लिया कॉन्ग्रुएंट लिस्ट ठीक है इसके बाद क्या है व्यापार वाणिज्य एवं समागम स्वतंत्रता सोचो किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करने में कितनी सारी चीजों को ध्यान रखना होगा ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक है इसको इन्वॉल्व करना और इसकी इंडिपेंडेंस से संबंधित जितने भी चीजें हैं क्लियर ये हम लोगों ने कहा से लिया ऑस्ट्रेलिया से साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की पढ़ेंगे जब हम संसद पढ़ेंगे तब ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा यू नो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा समवर्ती सूची नहीं पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये काफी कॉमन सी चीज है तो कॉमन सी चीज तो वैसे भी नहीं पूछना है क्लियर अब देखो नेक्स्ट कौन सा है कनाडा नेक्स्ट कौन सा है कनाडा
कनाडा से हम लोगों ने कनाडा से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अच्छा, कोई मुझे बताओ कि ये कनाडा है कहाँ? ठीक है, याद रखना नॉर्थ अमेरिका का जब भी मैप लोगे तो यहाँ पर एक मिलेगा कनाडा, एक मिलेगा अमेरिका, और ये वाला कौन सा, मैक्सिको। क्लियर है? कनाडा इसलिए यहाँ पे इतनी ठंडी रहती है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर और यहीं पे अमेरिका है। जब भी अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है तो आपके आसपास के स्टेट्स हैं और उसमें इतने सारे, इतना बड़ा स्टेट, ठीक है, तो आपको भी काफी सजग रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला कि हमेशा मैपिंग के साथ इसको याद रखो तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर तो स्ट्रॉन्ग है ही, अपार्ट बाय दिस आपके पास कैसे फेडरल सिस्टम कायम रखे, फेडरल सिस्टम मेंटेन किया। ठीक है, इसके बाद क्या लिया गया है, शक्तियों का वितरण अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के, शक्तियों का वितरण प्लस जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसे केंद्र को देना, केंद्र में देना। अब अभी मैंने कहा ना कि फेडरल सिस्टम है, यानी कि सब अपने अपने को शक्तियां दे दी गई हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट अलग है और यूनियन लिस्ट अलग है। एक लिस्ट आपकी कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में भी आपको बता दिया जाता है कि कैसे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन अवशिष्ट मतलब सोचो कि अगर इन तीनों समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, इन तीनों सूचियों में जो पावर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, उन पावर्स को भी अलावा कुछ पावर्स अगर छूट गए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अवशिष्ट हो जाते हैं। अवशिष्ट होने जाने के कारण जो उन टॉपिक्स पर कानून कौन बनाए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन राइज हो गई तो, अब जैसे कि देखो तुम लोग ये क्रिप्टो करेंसीज पढ़ते हो या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, क्या ये उस वक्त जो 1947 में संविधान सभा में जो हमारा तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना था, उस वक्त के लोग सोच पाएंगे क्या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? नहीं सोच पाएंगे ना। लेकिन डिस्प्यूट तो उससे अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग और ये वो सारी चीजों से फर्जीवाड़ा। तो ये उस वक्त सोचा नहीं गया, तो संविधान संशोधन हुआ होगा या फिर कुछ ऐसे रह गए होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर कौन कानून बनाता है, अवशिष्टों पर। अवशिष्ट जो छूटे बचे पड़े हैं, तो कहीं पर कुछ नहीं है, उनके ऊपर कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा या यूनियन बनाएगा। और इस चीज को हम लोगों ने किससे लिया है, इस चीज को हम लोगों ने कनाडा से लिया है। ठीक है, और क्या कनाडा से लिया है, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। कनाडा में ही हम लोग घूम रहे हैं अभी। कनाडा में क्या लिया गया है, राज्यपाल का केंद्र द्वारा नियुक्ति, केंद्र द्वारा, यानी कि गवर्नर इज इलेक्टेड थ्रू, गवर्नर इज इलेक्टेड बाय सेंटर। पता है ये चीज जो है, ये चीज शो कर रही है कि एकात्मक, यूनिटरी प्रॉपर्टी, एकात्मक सत्ता को, या जो सेंटर है वो मोर पावरफुल है, कैसे भैया, तुम राज्यपाल किसको दिए जाते हैं, राज्यपाल स्टेट को दिए जाते हैं, गवर्नर स्टेट को दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी पूरे कंट्री में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है, उसी तरह स्टेट्स में राज्यपाल की पोजीशन होती है, वो गवर्नर की वो पोजीशन होती है। लेकिन उसको ही कौन चुन रहा है, उसको सेंटर चुन रहा है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वक्तव्य दिए गए हैं, एक्सक्यूजेस भी दिए गए हैं। लोग जब उंगलियां करते कि भैया तुम लोग ने सेंटर को ज्यादा पावर दिया ये वो, तो उस वक्त बहुत सारी युक्तियां हैं जो बताई जाती है, उसको अभी अपार्ट है। फिर क्या लिया गया है कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का फरमा,
परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस देगा, ठीक है, उसमें जुडिशियल डिसीजंस लिए जाएंगे, जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। ये किसने दिया है? ये भी हमने कनाडा से किया है। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, यानी कि फेडरल प्रॉपर्टी, फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। जो विशेषताएं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गई है फेडरल की, वो भी कनाडा से। क्लियर है? इसके बाद अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, वो लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? दो सदन है ना हमारे पास, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा जो होती है हर 5 साल के लिए होती है, याद रखना। लोकसभा क्या होती है? हर 5 साल के लिए होती है। जब या 5 साल के पहले भी चली जाती है। क्यों चली जाती है? अगर अविश्वास प्रस्ताव से जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाए, ठीक है, भंग कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या? प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री गया, मंत्री परिषद गई, मंत्री परिषद गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहां के जो सत्ता थी वो भी चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई। परंतु राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में परमानेंट मेंबर्स होते हैं और ये स्टेट से छट जाते हैं। जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या है उसके रेशियो के आधार पर राज्यसभा में मेंबर्स जाएंगे। ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। तो इस परमानेंट हाउस में जो लोग हैं, उनका जो इलेक्शन होता है, उनका जो निर्वाचन प्रणाली होता है, वो कहाँ से इस प्रॉपर्टी को लिया गया है? तो ये हम कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से या साउथ अफ्रीका से। तो इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने दो चीजें ली। एक तो संविधान संशोधन की प्रणाली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने क्या लिया है? राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन, ठीक है, उनका इलेक्शन। इसके बाद दो बड़े बड़े हमारे पास बचते हैं, एक है अमेरिका और एक है ब्रिटेन, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही। क्लियर है? ओके, तो ये दोनों हम लोग जो है